हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बीमीय विश्लेषण पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने बीमीय विश्लेषण की थ्योरी पढ़ी है और एक आध दो क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, पहले दोनों वीडियोज़ देख लीजिए तब इस वीडियो पर आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है और यह लगभग 4.2 जूल के बराबर होता है। ये क्वेश्चन में बता दिया कि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है और यह लगभग 4.2 जूल के बराबर है। फिर कह रहा है यदि मात्रकों की ऐसी प्रणाली प्रयोग करें जिसमें द्रव्यमान का मात्रक अल्फा किलोग्राम के बराबर, लंबाई बीटा मीटर के बराबर और समय किसके बराबर, गामा सेकंड के बराबर है, तो प्रदर्शित करें कि नए प्रणाली में जो ऊष्मा का मान होगा वह 4.2 अल्फा पर पावर -1 बीटा पर पावर -2 गामा पर पावर 2 होगा, होगी या होगा, जो भी। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऊष्मा का विमीय सूत्र लिखेंगे। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, mL² T-2। तो ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक लिख लेंगे सबसे पहले। ऊष्मा या ऊर्जा का विमीय सूत्र लिख लेंगे। विमीय सूत्र क्या होता है, mL2T-2। पीछे के वीडियोज में ये सब बताया गया है, निकाला गया है। तो mL2T-2 होता है विमीय सूत्र ऊष्मा या ऊर्जा का। अब हम जानते हैं कि जब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलते हैं तो अगर पहली पद्धति में हम मान लें परिमाण या मान n1 है और मात्रक u1 है तो n1 u1, और दूसरी पद्धति में अगर परिमाण n2 है और मात्रक u2 है तो n2 u2, ये दोनों गुणनफल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। n1 u1 बराबर n2 u2। अब यहाँ से जिसका हमें मान निकालना होगा उसको हम निकाल सकते हैं। अगर हमें n2 का निकालना है, मान लिया दूसरी पद्धति वाले का मान निकालना है, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, u2 को इधर ला के बाईं तरफ भाग दे देंगे तो n1 u1 बटे u2 हो जाएगा। n1 u1 बटे u2, ठीक है। चलिए अब इस आधार पे हम लोग क्या करें, n1 हमारा कितना दिया है, पहली पद्धति में बता दिया कि ऊष्मा का जो मान है वो 4.2 जूल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्वेश्चन में n1 हमें बता दिया 4.2 जूल, ठीक है। अब जूल दे दिया तो जूल में mLT के पद में लिखते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम सेकंड ये सब रहता है। तो जो हमारा u1 होगा वो mLT के पद में हो गया। तो n1 का मान पहले यहाँ रख लेते हैं 4.2 और u1 को लिख रहे हैं तो क्या होगा m1 L1 T1 इसके पद में हो गया। ऐसे नीचे वाले को यानी दूसरे पद्धति वाले को क्या मान लेंगे, m2 L2 T2 मान लेंगे, ठीक है। अब इन पर पावर कितना होगा, घात कितना होगा, तो घात कहाँ से लिखते हैं, जो विमीय सूत्र है उसमें, क्योंकि किसी भी पद्धति में हम बदलें जो विमाएँ हैं वो बराबर रहेंगी, समान रहेंगी। तो अगर द्रव्यमान की विमा पहली पद्धति में 1 है तो दूसरे में भी 1 रहेगी, तो दोनों पे 1, तो m1 पे भी 1 m2 पे भी 1। लंबाई की विमा 2 है तो L1 पे भी 2 हो जाएगा, L2 पे भी 2 हो जाएगा। समय -2 है तो T1 पे भी -2 और T2 पे भी -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में हमें क्या करना है, एक को दूसरे में बदलना है। तो बदलने के लिए हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में जो दिया वही हम लोग बदलेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है कि दूसरी पद्धति में यानी m2 L2 T2 में द्रव्यमान का मात्रक करा अल्फा किलोग्राम के बराबर है। तो अगर हम m1 किलोग्राम में ले लें, क्योंकि जूल mks पद्धति में है, mks पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम ही होता है, तो उसमें किलोग्राम रख देंगे और नीचे वाले में अल्फ़ा किलोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि दिया है कि अल्फ़ा किलोग्राम के बराबर है। तो किलोग्राम बटे अल्फ़ा किलोग्राम। L1 में है लंबाई में, तो mks पद्धति में क्या लिखते हैं, मीटर, और इसमें क्या दे रहा है, बीटा मीटर, तो क्या लिखेंगे, बीटा मीटर लिख देंगे, m मतलब मीटर। पावर यहाँ पे 2 है तो ऊपर भी 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए समय पे आते हैं। समय का सेकंड होता है mks में, तो सेकंड, पावर -2 है तो -2 कर देंगे। नीचे कितना कर रहा है, गामा सेकंड का, समय का मात्रक गामा सेकंड, तो गामा सेकंड पावर -2 है, दोनों का पावर -2 कर देंगे। चलिए यहाँ से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सेकंड -2 से सेकंड -2 कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के अब क्या बचेगा, यहाँ आएगा 4.2 4.2 1 अपान अल्फ़ा 1 अपान बीटा स्क्वायर और 1 अपान गामा पावर -2।
इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं, तो 4.2। अल्फ़ा को ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा अल्फ़ा पर पावर -1, बीटा को ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा बीटा पर पावर -2, और गामा को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा +2। तो जो ऊष्मा है वो कितनी आई, 4.2 अल्फ़ा पर पावर -1, बीटा का पावर -2, गामा का पावर -2। और यही तो प्रूव करने के लिए बोल रहा था कि सिद्ध करें कितना होगा या प्रदर्शित करें कितना होगा, तो ये हमने इस तरह से प्रूव कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया, प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त करें। यानी ये संबंध स्थापित करने वाला जो हम लोग उपयोग पढ़े थे उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें दे दिया सरल लोलक। अब सरल लोलक क्या होता है कि एक धागे से एक छोटे से द्रव्यमान को बांध लिया जाए और इसको यहाँ फिक्स कर दिया जाए एक सिरे पर। अब इसको जैसे ही उठा, इसको थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे गति करने लगेगा, दोनों तरफ ऐसे आगे पीछे जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरल लोलक, जिसमें ये जो धागे की लंबाई है ये गोलक के केंद्र से लेकर के धागे तक की पूरी लंबाई जो होगी इसको इसकी प्रभावी लंबाई L बोलते हैं। ठीक है, और इसके एक दोलन में जो लगा समय होता है उसको आवर्तकाल T बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया है कि जो सरल लोलक का आवर्तकाल है T, उसकी लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण को G से लिखते हैं, स्मॉल g से, G पर निर्भर करता है। तो हम लिख देंगे T प्रोपोर्शनल टू LG। अब यहाँ पे घात नहीं पता कितना, 1 पावर होगा, 2 पावर होगा या -1 होगा, क्या होगा, तो इसको हम क्या मानते हैं, A और B मान के चलते हैं, A और B मान के चलते हैं, फिर A और B का मान निकालेंगे। अगले स्टेप में इसको क्या करेंगे, = लगाएंगे, एक कांस्टेंट यूज़ कर लेंगे K, L का पावर A और G का पावर B। जब भी प्रोपोर्शनल को = में बदलते हैं कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों पक्षों का विमीय सूत्र हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र या बीमा जो भी कहें एक ही चीज है, विमीय सूत्र लिखने पर दोनों पक्षों का हम लोग विमीय सूत्र लिखेंगे। तो देखिए बाएं पक्ष में क्या है, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, समय, एक दोलन में लगा समय। तो समय का विमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल T होता है, तो T लिख देंगे। यहाँ पे नियतांक है, नियतांक की कोई बीमा नहीं, इसको छोड़ दें। लंबाई का विमीय सूत्र L होता है, तो L लिख देंगे। पावर A है तो A लिख देंगे, पावर A। G है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक वही होगा जो त्वरण का होगा, और त्वरण का क्या होता है, LT-2 होता है। पीछे बताया गया, एक बार जाके वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। LT-2 त्वरण का मात्रक क्या होता है, LT-2। अब पावर B है तो L का भी पावर B हो जाएगा और T पर पावर -2 भी हो जाएगा। ठीक है, घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा कर देते हैं। तो आ गया। अब क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा सरल कर लेंगे दाहिने पक्ष को। L का पावर A, L का पावर B, गुणा कर रहे हैं, घात जुड़ जाएंगे तो L पर पावर A प्लस B हो जाएगा। A और B दोनों था तो A प्लस B जोड़ दिए, A प्लस B हो गया। इधर T पर कितना है, -2B है। अब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। हम बाईं तरफ क्या लिख सकते हैं, देखिए दाएं तरफ L है तो यहाँ बाईं तरफ L नहीं है तो L का पावर 0 लिख सकते हैं। M नहीं है, M का पावर 0 भी लिख सकते हैं, और T का पावर 1 तो है ही, तो M0 L0 T। दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करें हम। दोनों पक्षों में विमाओं की तुलना करने पर, ये दोनों पक्षों में विमाओं की तुलना करें तो यहाँ दाहिने पक्ष में L की बीमा A प्लस B है, यहाँ बाएं तरफ L की बीमा 0 है, तो A प्लस B किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। दाएं पक्ष में समय की बीमा देखें तो -2B है, और बाएं पक्ष में समय की बीमा 1 है तो -2B बराबर 1 हो गया। यहाँ से हम B का मान निकाल सकते हैं, -2 इधर बटे में आ जाएगा तो -1/2 हो गया। अब यहाँ से A B का मान हम रख देंगे -1/2 = 0, तो A का मान आ गया -2, दाहिने तरफ जाके प्लस हो जाएगा, +A/2 हो गया। तो हमने A का मान निकाल लिया, B का मान निकाल लिया। अब A और B का मान समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से क्या निकलेगा, T = K, L का पावर A का मान है 1/2, G का पावर B का मान है -1/2,
इसको और सरल कर सकते हैं, के एल का पावर 1/2, जी को नीचे ला देंगे तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा 1/2, माइनस देखें 1/2 पावर का मतलब होता है अंडर रूट यानी कड़ी, वर्गमूल जिसको बोलते हैं। तो k इज इक्वल टू के इंटू ऊपर भी 1/2 है नीचे भी 1/2, दोनों अंडर रूट में आ जाएंगे कड़ी में, तो L/G। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, k अंडर रूट L/G। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ये संबंध आ जाएगा। एक चीज़ है बताया गया था बीमीय विश्लेषण में, या एक दोष होता है, कमी होता है कि जो ये नियतांक आता है हम इसका मान नहीं निकाल सकते इस विधि द्वारा। तो हम लोग अगर हमें देखिए एक्चुअल फार्मूला, एक्चुअल सूत्र अगर पता है तो हम लोग लिख देंगे। जैसे एक्चुअल सूत्र क्या होता है, टी इक्वल 2π√L/G होता है, तो हम लोग लिख देते हैं कि प्रयोग द्वारा, अगर आपको पता है तो लिखेंगे, नहीं तो यहीं पे ला के छोड़ देंगे। प्रयोग द्वारा ज्ञात होता है कि के बराबर कितना होता है, 2π होता है, इसलिए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π√L/G हो जाएगा। देखें एल को कई स्मॉल जी भी स्मॉल एल भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपना अपना लिखने का तरीका। स्मॉल एल लिखेंगे तो स्मॉल एल आएगा, कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल एल आएगा। तो टी इज इक्वल टू 2π√L/G, ये हमारा सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है 4 न्यूटन को डाइन में बदलें, 4 न्यूटन को डाइन में बदलें। अब देखें पहले न्यूटन डाइन पता होना चाहिए। तो जो न्यूटन है ये क्या है, बल का मात्रक है। न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है, और डाइन भी बल का मात्रक है। ये दोनों बल के मात्रक हैं, न्यूटन और डाइन। ये न्यूटन जो है MKS पद्धति में है, और जो डाइन वो किस पद्धति में, CGS पद्धति में है। डाइन किस में है, CGS पद्धति में है, यानी एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना है। और ये बल के मात्रक है, किसके मात्रक हैं, बल के मात्रक को। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, बल का विमीय सूत्र लिखना होगा। पहला काम यही है कि जिस भौतिक राशि के मात्रक को बदलना है उसका विमीय सूत्र पहले लिखें। तो पहला लिखेंगे बल का विमीय सूत्र, सबसे पहले शुरुआत यहीं से होगी, बल का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT-2। कैसे निकालते हैं, F बराबर ma वाले सूत्र से। m में द्रव्यमान, द्रव्यमान का m, a है त्वरण, त्वरण का होता है LT-2, दोनों मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, MLT-2। तो ये हो गया बल का विमीय सूत्र, ठीक है। इसके बाद फार्मूला यूज़ करेंगे N1U1 बराबर N2U2 वाला। तो यहाँ से हो जाएगा N1U1 बराबर N2U2। अगर इस फार्मूले का प्रयोग करें तो N2 बराबर निकालना है अगर, तो क्या हो जाएगा, N2 बराबर N1U1 बटे U2। U2 इधर ला के भाग दे दिया हमने। N1 क्या दे दिया, 4 न्यूटन, ठीक है। न्यूटन यानी MKS पद्धति वाला वो पहला पद्धति हो गया, और डाइन CGS वाला वो दूसरा हो गया। तो पहला N1 का मान कितना दे दिया, 4 न्यूटन, 4 रख देंगे। U1, अब U1 U2 के जगह पे क्या लिखेंगे, विमीय सूत्र जो बल का है उसके आधार पे लिखेंगे हम लोग। तो M है तो M1 बटे M2, विमीय सूत्र में M था तो M1 बटे M2, पावर 1 है 1 ही रहेगा। L भी है तो L1 बटे L2, पावर 1 है 1 ही रहेगा। T है तो T1 बटे T2, पावर कितना है, -2 है, तो पावर क्या लिख सकते हैं, इकट्ठा करके -2 लगा दिया दोनों पे, ठीक है। अलग अलग भी लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। हल करने से मतलब है कैसे भी करें। चलिए अब क्या करते हैं, अब बदलना शुरू करते हैं। देखें M1 ऊपर वाला हमारा कौन सी पद्धति है, MKS पद्धति में, दूसरा है CGS पद्धति में। दूसरा किस में है, CGS पद्धति में। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें CGS में बदलना है ना, तो MKS वाले को गायब करेंगे, MKS को हटानी, MKS मतलब ऊपर वाला। ये पहला जो है U1 ये तो माना गया MKS यानी न्यूटन के लिए, और न्यूटन किस में था, MKS में था। तो M1 L1 T1 ये MKS वाले हैं, हमें बदलना है किस में, CGS में, डाइन में। तो नीचे वाला CGS वाला है M2 L2 T2। तो M1 L1 T1 को हटा के CGS में लाना है, ठीक है। तो M1 मतलब किलोग्राम, M1 मतलब द्रव्यमान यानी किलोग्राम। तो ऊपर 1 किलोग्राम है, उसको हम क्या कर देंगे, 1000 किलोग्राम लिख लेंगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो ऊपर 1000 ग्राम हो जाएगा, और नीचे 1 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ही L1 लंबाई, तो ऊपर होता है मीटर, मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, और नीचे हमारा क्या है, सेंटीमीटर ही है।
फिर ऐसे समय का तो सेकंड सेकंड ही होता है, तो इसमें कोई बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन चाहे तो लिख दें एक बार, सेकंड का पावर -2 हो जाएगा, एक कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचेगा 4 इंटू, यहाँ देखें 3 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, 5 जीरो है, तो 10⁵ तो 4 इंटू 10⁵ डाइन। इस तरह से क्या हो गया, 4 न्यूटन बराबर हो गया 4 न्यूटन बराबर हो गया 4 इंटू 10⁵ डाइन, मतलब 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रक को बदल सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वांडर वाल गैस समीकरण P + A/V² ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में V - B = RT। यहाँ पर P दाब है, जो V है दोनों वो आयतन है, A यहाँ पर A और B वांडर वाल नियतांक है, इन्हीं का हमें क्या करना है, बीमी सूत्र निकालना है, बीमा निकालना है। R गैस नियतांक है, T यहाँ पर परम ताप होता है। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी में कि अगर दो भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया गया है, मतलब दोनों की बीमाएँ समान होंगी, समान बीमा वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो P देखिए P और A/V² को जोड़ा गया है, अतः क्या होगा, इसलिए अतः दोनों की बीमा बराबर हो जाएगी, तो P की बीमा बराबर A/V² की बीमा, दोनों बीमाएँ क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। P यहाँ पर है दाब, P क्या है, दाब, और दाब की बीमा क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल का बीमा भी बताया था mLT-2 होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, L² होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, L² हो गया, एक L से L को कैंसिल कर दिया, तो क्या बचेगा m, L को ऊपर ले जाएंगे L पर -1 हो जाएगा, T-2, तो दाब की बीमा है mL-1 T-2। इधर A की बीमा ज्ञात करना है, A की बीमा, और नीचे V² आयतन है, आयतन का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो L³ हो जाएगा, L पर पावर 3, और उसका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 3 दूनी 6 हो जाएगा, L का पावर 6 हो जाएगा। तो A की बीमा अगर हम निकालें, A की बीमा, तो क्या करना पड़ेगा, ये L⁻6 को इधर ला के बाएँ तरफ गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा हो जाएगा, ये आके बाएँ तरफ गुणा कर जाएगा, तो m पहले से अकेले, L पर -1 और L पर 6 दोनों का गुणा कर रहे हैं, घात जुड़ जाएंगी, तो -1 और 6 जुड़ेगा तो 5 आ जाएगा, -1 + 6 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो L का पावर 5। फिर T पर -2 है, T पर -2 है, तो ये कुल मिला के आ गया mL पर पावर 5 T-2। A की बीमा आ गई। इसी तरह से किसकी बीमा निकालनी है, B की, तो B की बीमा निकालनी, देखें फिर V और B को घटाया गया है, लिख देंगे V और या V में से B को घटाया गया है, या ऐसे भी लिख सकते हैं V और B को घटाया गया है, इसलिए जो B की बीमा होगी वह V की बीमा के बराबर होगी, B की बीमा बराबर V की बीमा। तो V क्या है, आयतन है, आयतन का क्या होता है, L³ होता है, अभी पीछे बताया, तो L³ हो जाएगा, तो A और B की बीमा इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक मापन पद्धति में वेग V, घनत्व ρ व आवृत्ति f को मूल राशि माना जाए तो आवेग की बीमा क्या होगी। किसकी बीमा निकालना है, आवेग का। तो हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि जो आवेग है वह वेग v, घनत्व ρ और आवृत्ति f, इन तीनों पर निर्भर करता है। क्या मान लिया कि आवेग इन तीनों पे निर्भर करता है, तो एक नियतांक प्रयोग करेंगे, प्रोपोर्शनल नहीं डायरेक्ट इज इक्वल टू लिख रहे हैं, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा कि घनत्व वेग
मान लेते हैं वेग के अल्फ़ा पावर पर निर्भर कर रहा है, या ए बी सी कुछ भी, ए बी सी भी मान सकते हैं, तो यहाँ अल्फ़ा मान लिया। घनत्व रो के बीटा पावर पर निर्भर करता है और आवृत्ति एफ के गामा पावर पर निर्भर करता है। ए बी सी भी मान सकते हैं, अपने ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना मान लिया, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का बीमी सूत्र लिखेंगे, दोनों पक्षों का बीमी सूत्र लिखेंगे। दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र लिखने पर, चलिए बाएं पक्ष में आवेग, आवेग क्या होता है, आवेग अगर किसी वस्तु पे हम बल F लगा रहे हैं और डेल्टा टी समयांतराल के लिए या टी समयांतराल के लिए लगा रहे हैं, तो बल और समयांतराल का जो गुणनफल है उसी को आवेग बोलते हैं, यानी बल गुणे समयांतराल। तो बल का बीमी सूत्र क्या होता है, MLT-2 होता है। फिर यहाँ आगे समय है, समय का एक और टी आ जाएगा, तो हो जाएगा MLT-1, -2 और 1 दोनों जब जुड़ेंगे तो -1 आ जाएगा, तो MLT-1। तो आवेग का बीमी सूत्र हो गया MLT-1 इज इक्वल टू, नियतांक को छोड़ देंगे, v क्या है वेग, लेकिन वेग का बीमी सूत्र क्या होता है, वेग का बीमी सूत्र होता है LT-1, LT-1 लिख देंगे। और वेग पर अल्फ़ा का पावर, अल्फ़ा पावर भी है तो सब पे अल्फ़ा पावर भी लिख देंगे, L का पावर अल्फ़ा, और T पर -1 इंटू अल्फ़ा क्या हो जाएगा, -अल्फ़ा हो जाएगा। ऐसे ही रो है यहाँ पर घनत्व। अब घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व का बीमी सूत्र निकालेंगे, द्रव्यमान का बीमी सूत्र कैपिटल M, आयतन का होता है L3, दोनों को मिला लें तो क्या हो जाएगा ML-3, घनत्व का मात्रक ML-3, तो लिखेंगे ML-3 है। अब पावर क्या करना है, बीटा करना है, तो M का पावर भी बीटा हो जाएगा और L का पावर -3 बीटा हो जाएगा। फिर आता आवृत्ति, आवृत्ति होता है आवर्तकाल का व्युत्क्रम, यानी आवृत्ति F बराबर होता है 1/, आवर्तकाल T, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को ही आवृत्ति कहते हैं, तो F बराबर 1/T, और समय का आवर्तकाल का बीमी सूत्र T ही होगा, तो ऊपर ले जाएंगे T पर -1 हो जाएगा। तो आवृत्ति का बीमी सूत्र T पर -1 यानी T-1, तो इसका क्या लिखेंगे T पर -1, और पावर दिया है गामा, तो -1 इंटू गामा क्या हो जाएगा, माइनस गामा हो जाएगा। फिर इसको सरल कर लेंगे, इस सबको मिला लेंगे जहाँ जहाँ सेम है, तो L का पावर अल्फ़ा, L का पावर -3 बीटा, तो इन दोनों को जोड़ दें तो L पर पावर दोनों जुड़ जाएंगे, तो अल्फ़ा -3 बीटा, दोनों पावर जुड़ गए। T पर देखें तो -अल्फ़ा माइनस गामा है, तो -अल्फ़ा माइनस गामा, ये जुड़ गया। और M भी है, तो M को सबसे पहले लिखते हैं, फिर L लिखते हैं, फिर T लिखते हैं। तो सबसे पहले M को लिख दें, M पर कितना पावर है, सिर्फ बीटा अकेले है, तो M का पावर बीटा, ये दाहिने पक्ष का बीमी सूत्र हो गया। और बाएं तरफ क्या है, MLT-1। अब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर दोनों पक्षों की तुलना करने पर देखें, इधर बाएं पक्ष में M की बीमा 1 है, दाएं पक्ष में M की बीमा बीटा है, तो बीटा बराबर हो गया 1। और आगे बढ़ें, L की बीमा इधर 1 है और इधर अल्फ़ा -3 बीटा है, तो अल्फ़ा -3 बीटा बराबर 1 हो जाएगा। बाएं पक्ष में समय की बीमा T की बीमा -1 है, दाएं में -अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो -अल्फ़ा माइनस गामा है, तो -अल्फ़ा माइनस गामा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब इन्हीं तीनों को हल करके अल्फ़ा बीटा गामा का मान निकालना है। यहाँ पे पहले में बीटा का मान निकल गया है, तो इस दूसरे में बीटा का मान रख दें, तो -3 बीटा का मान रख देंगे 1, तो कोई मतलब ही नहीं है 1 रखने का। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, -3 को दाएं तरफ लाएंगे तो 1, और इधर आके -3 आके +3 हो जाएगा, तो 1 + 3 हो गया 4, तो अल्फ़ा का मान 4 आ गया। अब अल्फ़ा का मान उठा के इसमें रख देंगे, तो माइनस अल्फ़ा के जगह पे रखेंगे 4 माइनस गामा इज इक्वल टू -1,
तो माइनस गामा इज इक्वल टू -4 को राइट साइड में ले जाएंगे तो जाके प्लस हो जाएगा +4, तो -1 + 4 क्या आ जाएगा 3, तो माइनस गामा इज इक्वल टू 3, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा -3। तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के मान निकल गए। अब ये अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के मान हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। चलें तो समीकरण 1 से आ जाते हैं। आवेग बराबर क्या हो गया, के, चलें v का पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान कितना आया 4 आ गया, तो v का पावर 4। फिर उसके बाद रो का पावर बीटा, बीटा का मान आ गया 1, तो 1। फिर उसके बाद है फ्रीक्वेंसी f, आवृत्ति f का मात्रक गामा, गामा का मान है -3, तो -3। क्वेश्चन में पूछा था आवेग की बीमा क्या होगी, तो देखें यहाँ पर आवेग की अगर बीमा लिखना चाहें तो आवेग की बीमा हो जाएगी, जो इसमें है उसी को लिखना है। देखें v का पावर 4, रो f का पावर -3। बीमा मूल राशियों के पदों में लिखा जाता है, जैसे MLT के पदों में लिखा जाता है। यहाँ मूल राशि मानने के लिए कहा था वेग, घनत्व और आवृत्ति को, तो वेग, घनत्व और आवृत्ति के पदों में ही लिखा गया है। वेग की बीमा 4 हो गई, घनत्व की बीमा 1 हो गया, आवृत्ति का बीमा -3 हो गया। तो ये टोटल आवेग का बीमी सूत्र हो जाएगा या आवेग की बीमा हो जाएगी। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, CGS पद्धति में लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो SI पद्धति में इसका मान क्या होगा। इस बार देखें अभी तक MKS पद्धति से CGS में बदल रहे थे, इस बार CGS से MKS में बदलना है, CGS से MKS में बदलना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, बीमी सूत्र। यहाँ पर घनत्व का दिया है तो घनत्व का बीमी सूत्र लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, घनत्व का बीमी सूत्र लिखेंगे, घनत्व का विमीय सूत्र। तो अभी पीछे बताया गया था घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व D बराबर द्रव्यमान m बटे आयतन V, द्रव्यमान का विमीय सूत्र m, आयतन का L3, तो मिला के क्या हो गया ml-3, ये इसका विमीय सूत्र हो जाता है। तो ml पावर -3 ये हो गया विमीय सूत्र घनत्व का। इसके बाद सूत्र बनाते हैं अपना N1U1 बराबर N2U2। N1 मतलब जो दिया है, N2 मतलब जिसमें बदलना है। तो चले यहाँ से हम N2 का मान निकाल लेते हैं। N2 बराबर तो हो जाएगा N1U1 बटे U2। चलिए अब क्या करेंगे, N1 का मान रख देंगे 0.5 जो दिया था। अब U1 क्या है, जिसको बदलना है, तो बदलना किसको, ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को। ये CGS में है, ग्राम किस में आता है, CGS में, यानी U1 वाला हमारा CGS हो जाएगा CGS पद्धति में। तो अब M L दो चीज़ें हैं, तो क्या लिखेंगे M1 बटे M2 और लंबाई के लिखेंगे L1 बटे L2। जो सूत्र में है बीमी सूत्र में वही लिखना है। घात बीमी सूत्र के आधार पर ही रहेगा, तो M1 M2 का घात 1, L1 L2 का घात 3 हो जाएगा। लिख लेते हैं इसको, ये -3 हो जाएगा, -3 M1 बटे M2। अब बदलना किसको है, देखिए जो दिया है वो हमारा M1 L1 हो जाएगा, जिसको बदलना है वो क्या हो गया M2 L2। तो दिया है हमारा क्या 0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब बदलना किस में MKS में बदलना है। तो ऊपर वाला हमारा CGS है, नीचे वाला MKS में है। तो चलें क्या कर सकते हैं हम लोग, M मतलब ग्राम और किलोग्राम। तो ऊपर CGS है यानी ग्राम है और नीचे MKS है मतलब किलोग्राम है। तो ऊपर अगर हम ग्राम लिख देते हैं तो नीचे क्या होगा, किलोग्राम है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया 1000 ग्राम। ठीक है, ऐसे लंबाई में आएंगे तो लंबाई CGS में होता है सेंटीमीटर और MKS में क्या होता है मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये लिख दिया। और पावर -3, यहाँ से ग्राम कैंसिल,
सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 0.5 इधर हो जाएगा 1/1000, और इसका क्या हो जाएगा, देखिए 10 का पावर 2 है ये, 100 का मतलब 10 का पावर 2, और उसका पावर क्या है -3, तो 10 का पावर -6 हो जाएगा, 1/10 का पावर -6। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा और सरल कर लेना है, इसको इजी कर लेना, मतलब सिंपल कर लेना है, तो करें 0.5। देखें इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 है, ऊपर ले जाएंगे 10 का पावर -3 हो जाएगा, और ये 10 का पावर -6 से ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 6 हो जाएगा, -6 ऊपर गया क्या हो गया 6। चलिए अब इसको देखें तो 0.5 10⁻6 और -3 है तो 10⁻3 आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 से गुणा कर दे 0.5 में तो हो जाएगा 500। अब इसका मात्रा क्या होगा, अब MKS में बदल दिया गया, तो MKS में ग्राम के जगह पे आ जाएगा किलोग्राम, और सेंटीमीटर की जगह पे आ जाएगा मीटर, तो ग्राम किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। पहले क्या था, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब था, अब किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। तो MKS पद्धति में जो लकड़ी है उसका घनत्व हो जाएगा 500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें।